गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट टाइम हम लोगों ने हेनरी लॉ स्टडी किया था और सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा स्टडी करा था। तो आज हम देखते हैं लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। लिक्विड सॉल्यूशन देखने के लिए हमें सबसे पहले भी ये पता होना चाहिए कि वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर क्या होता है देख लेते हैं। वेपर प्रेशर के बारे में यहाँ पर हमें जानकारी मिलती है कि वेपर प्रेशर किसे कहते हैं। देखिए, कोई भी कंटेनर है, अगर कोई भी कंटेनर होता है और उसमें हम लिक्विड भर देते हैं, हम उसमें लिक्विड डाल दें तो लिक्विड जो होता है और ये कंटेनर हम क्लोज़ कर देते हैं तो लिक्विड वेपर्स जो होती हैं वो उसकी एटमॉस्फेयर में जाने लगती हैं। और जब इन लिक्विड की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में, इसकी सराउंडिंग्स में ज़्यादा हो जाती है तो ये लिक्विड वापस लिक्विड में, ये वेपर्स वापस लिक्विड में आने स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये आपस में कोलाइड करने लगती है। इनकी कंसंट्रेशन जब ज़्यादा हो जाती है और ये लार्ज पार्टिकल होकर के वापस आते हैं। तो इस तरह से जो लिक्विड है वो वेपर्स में जाता है और वेपर्स किस में जाती है, लिक्विड में जाने है। और इसके बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। तो इस इक्विलिब्रियम पर वेपर्स द्वारा क्रिएट किया गया प्रेशर क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है। ध्यान रखेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में कांस्टेंट टेम्परेचर पर वेपर्स द्वारा लिक्विड सरफेस पर एक्सर्ट किया गया प्रेशर उसका वेपर प्रेशर कहलाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो वेपर प्रेशर के बाद, ये समझने के बाद हम लोग ये समझते हैं, इसकी भी सिस्टमिक स्टडी जो की थी वो राउल्ट लॉ ने की थी। राउल्ट साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में लॉ बनाया था जिसे हम राउल्ट लॉ कहते हैं। तो राउल्ट लॉ कहता है कि इससे पहले हम वेपर प्रेशर के फैक्टर देख लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। तो फैक्टर हमें पता है कि जो अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, एक तो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है वेपर प्रेशर। और नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड जो होगा वो, यानी कि अलग अलग लिक्विड जो होंगे उनका वेपर्स में चेंज होने की टेंडेंसी अलग अलग होती है। और ऐसे लिक्विड जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, अट्रैक्शन फोर्स लेस होगा, वो ज़्यादा वेपर्स प्रेशर क्रिएट करेंगे जिनके इजीली वेपराइज हो जाते हैं। तो ये बात भी ध्यान रखनी है। देन इसके बाद हम देखते हैं वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो इसकी जो स्टडी करी थी वो राउल्ट साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी स्टडी करी थी। तो इसी वजह से इसकी स्टडी, राउल्ट ने एक लॉ दिया था जिसे हम राउल्ट लॉ कहते हैं। तो उन्होंने बताया था कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल का मतलब होता है जो कि
इजीली वेपराइज हो जाता है, या वेपराइज जो होता है उसे हम वॉलेटाइल भी बोलते हैं। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड इज the product of is the product of mole fraction and vapor pressure of the pure component। ये इन्होंने बात बताई थी। अब इसे समझ लेते हैं क्या कहते हैं। इसका ये कहते हैं कि अगर कोई लिक्विड क्लोज कंटेनर में रखा हुआ है तो वो एक प्रेशर क्रिएट करता है। इसके जो वेपर्स होंगे वो एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। इस मैक्सिमम और ये प्रेशर उसका मैक्सिमम प्रेशर होता है। इसे हम P0 से शो करते हैं। इसका मतलब जो वेपर प्रेशर होगा, किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। और जो इसका जो इक्वल साइन लेते हैं वो लेते हैं P0 इंटू एक्स। ये इसमें इन्होंने बात बताई, किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन और जो प्योर फॉर्म में उसका वेपर प्रेशर होगा उसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ये बात इन्होंने यहाँ पर बता दी है। अब इसको हम एग्जांपल से करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। जैसे कोई भी सॉल्यूशन है जिसमें A और B मिक्स किया गया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्लोज कंटेनर है तो यहाँ पर कुछ ड्रॉप वेपर्स में A की भी होंगी, कुछ B की भी होंगी, यानी कि A भी होगा और B भी होंगे, इस तरह से भी होंगे। तो ये कहता है कि A ने कितना प्रेशर इस में क्रिएट करा और B ने कितना प्रेशर क्रिएट करा। तो उसे देखने के लिए हम ये देख लेते हैं कि ये जो डेफिनेशन से देखते हैं तो PA का जो प्रेशर होगा वो कैसे होगा, P0A इंटू XA। और जो B क्रिएट करेगा वो कैसे होगा, P0B इंटू XB। इसका मतलब ये होता है, ये जो P0A है इनकी A का प्योर फॉर्म में कितना प्रेशर क्रिएट करता है, B प्योर फॉर्म में कितना प्रेशर क्रिएट करता है, ये PA PB है। अब इसके साथ अगर मैं ये कहूँ कि भाई टोटल प्रेशर कितना होता है, यानी कि PT कितना होगा, तो वो हमें पता है PA प्लस PB के बराबर होता है। क्लियर हो जाती बात। तो अगर इसको फिर मैं ऐसे करूं कि इनकी वैल्यू रख दूं तो PT इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB। ये वाली बात ध्यान रखें, इतना प्रेशर हो जाएगा। हमें ये भी पता है कि XA प्लस XB जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। यानी कि अगर मुझे XA यहाँ पर चेंज कर दूँ तो यूज वो कितना होगा, 1 माइनस XB होगा। तो इसको मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ कि PT इज इक्वल टू P0A इंटू XB
1 माइनस एक्स बी, ये है, प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, फिर पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी इज इक्वल टू, मैं इस तरह से इसे अरेंज कर सकता हूँ, पी नॉट ए इंटू प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी। तो पी नॉट ए प्लस यहाँ पर एक्स बी कॉमन है तो पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए टू एक्स बी। तो ये क्या है भाई, ये टोटल प्रेशर इस तरह से आ सकता है। तो इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो जो टोटल प्रेशर होता है वो किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पर निर्भर करता है। टोटल प्रेशर किसी एक कंपोनेंट के मिक्सचर पर निर्भर करता है, क्योंकि ये जो पी नॉट ए पी नॉट बी हैं ये कांस्टेंट वैल्यू है। क्लियर है। इसी से राउल्ट लॉ ने एक ग्राफ भी बनाया है। वो ग्राफ किस तरह से है उसे देख लेते हैं। क्या करा है भाई उन्होंने, एक ग्राफ इस तरह से बनाते हैं, ये वेपर प्रेशर है, ये लाइन वेपर प्रेशर की है, ये लाइन भी वेपर प्रेशर की है, ये कंसंट्रेशन के लिए है, यहाँ से यहाँ तक ये कंसंट्रेशन है। तो अगर यहाँ पर कोई सब्सटेंस है एक्स ए और यहाँ पर कोई सब्सटेंस है बी, बी टोटल है, यहाँ पर भी एक्स ए ही है, यानी कि एक्स बी यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर एक्स ए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम ये माने कि एक्स बी का जो प्योर फॉर्म में प्रेशर है वो कितना है, इस तरह से है, और मैंने इसे कर दिया पी बी नॉट, वेपर प्रेशर ऑफ पी, इसे कर दिया मैंने पी ए नॉट, वेपर प्रेशर ऑफ ये। अगर मैं इसमें कंसंट्रेशन को इधर लाता हूँ, यानी कि अगर मुझे कंसंट्रेशन इसमें लाता हूँ यहीं पे, इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ पार्ट एक्स बी का भी होगा, कुछ पार्ट एक्स ए का भी, यानी कि मिक्सचर, ये दोनों यहाँ पर प्योर फॉर्म में है और यहाँ पर ये। तो इसमें इस मिक्सचर में सपोज़ यहाँ पर कोई प्रेशर, यहाँ पर कंसंट्रेशन मुझे देखनी है कितनी है, एक्स ए प्लस एक्स बी, तो इनका जो वेपर प्रेशर होगा वो कुछ इनके बीच में आएगा। ये जो वेपर प्रेशर है ये टोटल प्रेशर होगा पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। और अगर मैं पी बी का प्रेशर यहाँ पर देखता हूँ तो जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर बी है ही नहीं। तो ये जो ग्राफ होगा ये कुछ इस तरह से शो होगा, और ये जो ग्राफ होगा ये इस तरह से शो होगा। तो ये ग्राफ कैसे हैं, ये है पी ए का, तो पी ए क्या होता है, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। यहाँ पर क्या होगी, ये पी बी का ग्राफ है, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये बात ध्यान रखिए। तो इसे ग्राफ को देखते हुए इन्होंने ये बात बताई और ये कहा कि ये जो टोटल प्रेशर होता है ये किसी भी एक कंपोनेंट के वेरी होने पर बढ़ेगा या घटेगा, ये ध्यान रखेंगे। वेपर प्रेशर किसी भी एक के पर निर्भर करता है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। यही राउल्ट लॉ ने बताया। और ये किसके लिए था, ये था लिक्विड सॉल्यूशन, यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन हो जिसमें दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड हो। ठीक है, जरूरी नहीं कि ग्राफ ऐसा ही बनेगा, ग्राफ ऐसा भी हो सकता है कि
जो पी ए है इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा हो, पी नॉट और पी नॉट बी का वेपर प्रेशर कम हो, तो ग्राफ कैसे बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। ये तो दोनों रूप में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, ये आप लोग देख लें। क्लियर है? तो ये था पहले वाला पार्ट, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। अगर मैं इससे आगे पढ़ें तो देख लेते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड देख लेते हैं। अब कोई भी जो लिक्विड है, सपोज ये इस तरह से लिक्विड है और इसमें मैंने 2 सब्सटेंस डाल दिए, सपोज मैंने इसमें ग्लूकोज डाल दिया और प्लस इथेनॉल है, तो इसमें क्या हो गया, ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल हैं वो ऊपर आ जाएंगे सरफेस पर, क्योंकि वेपर क्रिएट करना एक सरफेस फिनोमेना होता है। यहाँ पर रहते अल्कोहल के हैं, तो क्या होगा कि इसके जो सराउंडिंग है उसमें सिर्फ अल्कोहल के वेपर्स जाएंगे और अल्कोहल से ही वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, अगर मैं ये देखता हूँ कि ये मेरा जो टोटल प्रेशर है वही फार्मूला अगर राउल्ट लॉ का लगाऊँ तो टोटल प्रेशर पी ए प्लस पी बी ये होना चाहिए। लेकिन अगर मैं ये मानूँ कि ये जो पी ए है ये कैसा होगा, ये जो पी ए होगा ये वोलेटाइल नहीं है, ये वोलेटाइल नहीं होगा। अगर ये वोलेटाइल नहीं है तो हम देख सकते हैं, किसी को भी आप नॉन वोलेटाइल मान सकते हो। तो अगर सपोज़ मैंने पी टी इज इक्वल टू पी ए को नॉन वोलेटाइल मान लिया है, तो ये तो कोई प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा, तो प्रेशर किसकी वजह से होगा, पी बी की वजह से, यानी कि पी टी इज इक्वल टू पी बी, ये तो बात है, इज इक्वल टू पी टी इज इक्वल टू इसकी वैल्यू रख दीजिए पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो यहाँ पर ये बात निकल के आती है। तो हम या इसमें कह सकते हैं, यानी कि दूसरा पार्ट है, ये कौन सा है, वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट या कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो या इसमें क्या होगा कि टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, total pressure of the solution, total vapor pressure of solution containing non volatile solute is directly proportional to mole fraction of solvent, यानी कि अब हम देख सकते हैं P टोटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूट किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, दैट इज नॉन वोलेटाइल की फॉर्म में होगा। तो इस बात को ध्यान रखें, यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि दैट इज़ पी टी इज इक्वल टू पी बी
पी नॉट बी इंटू एक्स बी, तो ये इसे मैं इस फॉर्म में रख सकता हूँ कि पी नॉट बी इज इक्वल टू एक्स बी। अब अगर मैं इसे सब्स्टिट्यूट करूँ, सब्स्टिट्यूट फ्रॉम 1 ईच साइड, तो क्या हो जाएगा 1 पी टी अपॉन पी नॉट बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। क्लियर है? तो ये जो हो जाएगा पी नॉट बी माइनस पी टी अपॉन पी नॉट बी इज इक्वल टू एक्स ए। और एक्स ए क्या है यहाँ पर हमने जो लिया हुआ, ये है सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये ध्यान रखेंगे, ये क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो इसके बाद अगर हम ये देखें तो क्वेश्चन करेंगे कि भाई ये है क्या क्या चीज़ है। तो ये पी नॉट किसका है, सॉल्वेंट का है, और ये पी किसका प्रेशर, किसका टोटल प्रेशर, ये है सॉल्यूशन का, और पी नॉट वही किसका, सॉल्वेंट का है, और मोल फ्रैक्शन किसका है, सॉल्यूट का है। ये बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो ये जो पार्ट है इसमें जो दिया गया पी नॉट सॉल्वेंट, यानी पी नॉट बी कर दीजिए, पी नॉट बी माइनस पी नॉट सॉरी पी टोटल, इसे हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और अगर पी नॉट बी माइनस पी नॉट पी टी अपॉन पी नॉट बी कर दें, इसे कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर है? तो इस फॉर्म में, इस मॉडिफाई फॉर्म में हम ये ध्यान देंगे, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर RLVP क्या होता है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ideal solution, ideal solution containing non-volatile solute is equal to mole fraction of solute at given temperature, एट गिवन टेम्परेचर। तो ये वाली बात ध्यान रखेंगे। क्लियर है? तो यहाँ तक ये बात हमें समझ में आ जाती है। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पूछ लेते हैं कि राउल्ट लॉ और हेनरी लॉ में डिफरेंस बताए। देखिए राउल्ट लॉ क्या था, राउल्ट लॉ पी जो वेपर प्रेशर है वो
किसका प्रोडक्ट है प्योर फॉर्म में और इनटू एक्स मोल फ्रैक्शन। ये राउल्ट लॉ है और वो क्या है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। तो दोनों में डिफरेंस पूछ लेते हैं। तो ये कहते हैं दो सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस। तो देखो राउल्ट लॉ और हेनरी लॉ, ठीक है, ये हमेशा वॉलेटाइल कंपोनेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? वॉलेटाइल कंपोनेंट। दोनों ही वॉलेटाइल कंपोनेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। और दोनों की डेफिनेशन में देखें तो वेपर प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। दोनों से ही हम ये वाली बात ध्यान निकल के आती है कि जो P होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। तो दोनों में सिमिलैरिटी होगी, दोनों वॉलेटाइल कंपोनेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं और दोनों का जो वेपर प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इनमें डिफरेंस क्या है? देखिए राउल्ट लॉ का जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है, ये इसकी प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर है। वेपर प्रेशर और प्योर कंपोनेंट किसका? राउल्ट लॉ ने जो दिया। जबकि जो हेनरी लॉ में जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड वैल्यू है जिसे हमने हेनरी कांस्टेंट कहा। तो दोनों में डिफरेंस क्या हो जाता है? डिफरेंस हो जाता है इनमें कि राउल्ट लॉ का जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो एक इसकी प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है और जो डिफरेंस है वो है हेनरी का जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड वैल्यू होती है। ये बात समझ लेंगे। तो अब ये भी बोला जाता है गिव रीज़न राउल्ट लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, ये वाली बात भी बोली जाती है। तो यहाँ पर ये देखना है स्पेशल केस क्या है, दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का है? सिर्फ P0 और KH का ये डिफरेंस है। तो यहाँ पर तो इसमें दोनों को कंपेयर करके देखते हैं। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये भी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर भी। तो ये ध्यान रखना है कि इसमें जो सिर्फ डिफरेंस है वो किसका डिफरेंस है? प्योर फॉर्म के वेपर प्रेशर का और इसमें KH का, यानी कि सिर्फ डिफरेंस जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में होता है। तो इसी वजह से राउल्ट लॉ को हम स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ कहते हैं। क्लियर हो जाती है बात? तो ये चीज़ हमें ध्यान देनी है यहाँ पर। क्लियर है? इसके न्यूमेरिकल भी करके देखें, नहीं समझ में आते हैं फिर बात करेंगे हम लोग। ओके ओके।